वो सुहाग की सेज पर बैठी मन में खुशियां भर अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उससे वो एक एक पल काटे नहीं कट रहा था। जब से उसकी शादी तय हुई थी तब से वो अपने अरमानों को सजाए बैठी थी और आखिरकार आज वह दिन आ ही गया था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे वो थोड़ा सा अपने आप में ही सिमट गई। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। खुशी के साथ साथ उसे एक अजीब सी घबराहट भी हो रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी। उसने देखा कि सामने कोई महिला थी। जब उसने घूंघट उठाया तो वह उस घर की एक नौकरानी थी। उसने कहा कि वो यह दूध पी ले। उसने पहले तो इनकार किया, लेकिन नौकरानी ने कहा कि हवेली का यह नियम है कि जो भी इस हवेली में रहता है उसे रोज रात को दूध पीना ही पड़ता है। यह सुनकर उस बेचारी ने चुपचाप दूध को पी लिया। उसके बाद वह नौकरानी कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई और वो एक बार फिर से घूंघट ओढ़कर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर में उसे ना जाने क्यों अपना शरीर बहुत बोझिल सा लगने लगा और उसकी आंखें अपने आप बंद सी होने लगीं। उसने सोचा कि शायद उसे शादी की थकान की वजह से नींद आ रही है, इसीलिए वो धीरे से बेड से टेक लगा कर बैठ गई। धीरे धीरे उसको खुद ही पता नहीं चला कि कब उसे गहरी नींद आ गई। कुछ देर के बाद उसका पति आया और उसे प्यार करने लगा। अपने पति के प्यार के एहसास को वो बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी और उनके प्यार में डूबती ही चली जा रही थी। कमरे में बहुत अंधेरा था और उस वक्त उनके प्यार के नशे में उसकी आंखें बोझिल सी थीं। उसका पति उसे बेतहाशा पागलों के जैसे प्यार किए जा रहा था। वो भी उनके जोश को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन ना जाने क्यों पर उसका बदन उतनी फुर्ती नहीं दिखा पा रहा था जितनी कि वो चाहती थी। तभी फिर उसके पति ने उसे उल्टा करके बिस्तर पर लिटाया और फिर उसके साथ वह सब इस तरह से किया कि उसकी चीखें निकलने लगीं। उसमें अभी भी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो कुछ कह पाती। दूसरा, उसके दिलो दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे बस कुछ भी करके अपने पति को खुश करना है, जिस वजह से वो उस दर्द को बर्दाश्त करती चली गई। फिर ना जाने कब वो नींद की आगोश में समा गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने जिस्म को बेतहाशा दर्द में डूबा हुआ पाया, लेकिन यह दर्द भी उसे खुशी से भर रहा था। उसने खुद को समझाया कि अब वो एक शादीशुदा औरत है और इस तरह की चीज़ों की अब उसे आदत डालनी ही होगी। शायद पतियों के प्यार करने का अंदाज ही कुछ ऐसा होता है। उसके जिस्म पर कई सारे नाखूनों के निशान भी थे जिन्हें वो छूकर देख रही थी, जिससे उसे दर्द भी हो रहा था, लेकिन उन्हें देखकर वो शर्मा भी रही थी। उसके बाद वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल कर गई तो देखा कि हवेली में चारों तरफ नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसे उसका पति कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हवेली से थोड़ा बाहर की तरफ बढ़ने पर उसे अपना पति जमींदार साहब के पास खड़ा हुआ नजर आया। वो समझ गई कि शायद उसका पति किसी हिसाब किताब में इस समय व्यस्त है, इसीलिए वो वापस अपने कमरे में लौट गई। उसने सोचा कि जब उसके पति कमरे में आएंगे तब वो उनसे बात कर लेगी, क्योंकि सुबह से उठने के बाद तो उसने अपने पति से अभी तक कोई बात ही नहीं की थी। रात की खुमारी अभी तक उसके दिलो दिमाग से उतरी नहीं थी। वो बार बार जब भी खुद को आईने में देखती तो शर्माने सी लगती। आईने के सामने बैठकर खुद को सजाते संवारते हुए वो अचानक ही अपने अतीत की यादों में खो गई। उसका नाम रजनी था। वो खुद को बचपन से ही बहुत बदकिस्मत समझती थी, क्योंकि वो जैसे ही पैदा हुई तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद उसके पिता और उनके घर वालों ने उसे अपनाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पहले से भी बहुत सारे बच्चे थे और वो एक लड़की थी जिसका बोझ कोई भी नहीं उठाना चाहता था। इसीलिए उन्होंने उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, जिस वजह से मजबूर होकर उसकी नानी को उसे अपने घर लेकर आना पड़ा। लेकिन नानी भी उसकी बहुत बूढ़ी थी। आखिर वह बेचारी बुढ़िया कब तक जिंदा रहती। कुछ ही सालों बाद उसकी नानी का भी देहांत हो गया और फिर मजबूरन उसके मामा मामी को उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लेकिन
जिस दिन से वो मामा मामी के साथ में रहने लगी थी, उसका एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जब उसे ताने सुनने को नहीं मिलते थे। धीरे धीरे वो उनके तानों को सहते हुए बड़ी होने लगी, जबकि उसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी गलती क्या है, क्योंकि वो मामी की कही हर बात मानती थी। घर का सारा काम भी वो ही करती थी, लेकिन फिर भी उसकी मामी उससे हर वक्त नाराज होती रहती, उस पर चीखती चिल्लाती रहती और मामा के काम से वापस आने पर उसकी तरह तरह की शिकायतें लगाती रहती। वो हमेशा यह कोशिश करती रही कि मामी को शिकायत का कोई भी मौका ना दे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मामी उससे कभी भी खुश नहीं रह सकती हैं। काम निपटाने के बाद वो जब भी अकेले में बैठती तो फूट फूट कर रोती। रजनी अक्सर अपनी माँ को याद करती कि वह उसे छोड़कर क्यों चली गईं। इससे अच्छा तो वो भी अपनी माँ के साथ ही मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो रजनी से प्यार करता। एक उसकी नानी ही थी जो उसे इतनी जल्दी छोड़कर चली गईं। आज अगर रजनी की माँ जिंदा होती तो शायद जो कमी उसे महसूस होती है वह कभी भी नहीं होती। उसने भी अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था और उसके जीवन में कोई भी खुशी आएगी इसकी तो उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसे आज भी याद है जब पहली बार शादी का रिश्ता बताने वाली एक औरत उसकी मामी के पास उसके लिए एक रिश्ता लेकर आई थी, और जब उसकी मामी ने उस लड़के की तस्वीर दिखाई तो पहली नज़र में रजनी उस लड़के को अपना दिल दे बैठी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इतने खूबसूरत नौजवान से होगी। उसकी मामी ने बताया कि इस लड़के का नाम राजीव है, जो यहाँ से 2 कोस दूर के एक गांव के बड़े जमींदार के यहाँ पर मुंशी के पद पर काम करता है। उसका उस गांव में बहुत रुआब है, क्योंकि वह जमींदार का बहुत खास आदमी है। ऊपर से जमींदार उसे अपनी हवेली में ही रखता है, तो इतनी बड़ी हवेली में रहने का सुख अलग से है। साथ ही नौकर चाकर भी लगे हुए हैं जो उसके लिए भी काम कर देते हैं, और आगे पीछे भी उसके कोई नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले ही उसके पिता का देहांत हो चुका है। और माँ का देहांत तो उसकी तभी हो गया था जब वह 8 साल का था। यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसे ऐसा लगा कि राजीव और उसकी कहानी कुछ कुछ एक जैसी ही है। माँ बाप के ना होने का दुख रजनी बहुत अच्छे से समझती थी। उसकी मामी कहने लगी कि अगर तू इससे ब्याह करेगी तो राज करेगी, उसके लिए एक दिन ऐसा रिश्ता आएगा। उसने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने आज तक सिर्फ यह कहानी ही सुनी थी कि एक दिन एक राजकुमार आता है और अपने साथ ब्याह कर ले जाता है, पर आज उस ख्वाब को वो हकीकत में बदलते हुए देख रही थी, क्योंकि राजीव सच में किसी राजकुमार से कम नहीं था। वैसे तो वो अपनी मामी से हमेशा दुखी रहती थी, लेकिन वो उनकी इस बात की शुक्रगुजार थी कि कम से कम उन्होंने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा था, क्योंकि वह खुद भी उससे अपनी जान जल्द से जल्द छुड़ाना चाहती थी। हकीकत तो यह थी कि वो खुद भी उनके साथ अब नहीं रहना चाहती थी। ऊपर से उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था कि अब उससे इंतजार ही नहीं हो रहा था कि कब वो राजीव के साथ ब्याह कर उसके साथ अपना गृहस्थ जीवन जिए। कुछ ही दिनों बाद उसका ब्याह राजीव के साथ हो गया और वो विदा होकर इस हवेली में आ गई थी। आईने के सामने बैठे बैठे वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी उसे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने बाहर कमरे से जाकर देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि राजीव ही था। उसने तुरंत ही अपना चेहरा घूंघट से ढका और दौड़कर उनके पास पहुंची। उसके अचानक इतना करीब आ जाने से वह बुरी तरह से चौंक गए और उससे बोले, क्या आपको कुछ चाहिए था? उसके इस तरह से रजनी से बात करने के अंदाज से वो बहुत खुश हो गई थी। उसने कहा कि आप सुबह से मुझे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए। मैं कब से अकेले आपका इंतजार कर रही थी। उसकी इस बात पर राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रजनी ने कहा कि आपने खाना खाया? तो कहने लगा, नहीं, बस मैं खाने ही जा रहा हूँ। उसने कहा, रुकिए, मैं खुद आपके लिए खाना लगा कर लाती हूँ। तो कहने लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा खेतों की तरफ काम है, इसीलिए मैं वहीं पर जाकर खा लूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया और रजनी उदास मन से कमरे में लौट आई।
वो सोचने लगी, ना जाने ये कितना काम करते हैं। जमींदार साहब को भी इन पर जरा सा भी तरस नहीं आता। बताओ, चैन से खाना खाने तक का समय नहीं है इनके पास। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि इतना काम करते हैं तभी तो जमींदार साहब इन्हें इतना महत्व देते हैं और खुद अपने साथ इस हवेली में रख रहे हैं, वरना नौकर चाकर तो और भी हैं, लेकिन मजाल है जो किसी को हवेली में रहने की जगह दी हो। इसके बाद से धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे और रोज रात राजीव उसे जी भर के प्यार करते, पर ना जाने क्यों उस वक्त वो बेसुध सी हो जाती। शायद उनके प्यार का नशा ज़्यादा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसे उनके प्यार करने के अंदाज से गुस्सा भी आने लगा था, क्योंकि जब भी वो सुबह उठती तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। वो उससे इसकी शिकायत करना चाहती थी कि वह उसके साथ इस तरह से आखिर क्यों करता है, पर उसे कभी मौका ही नहीं मिलता। दिन भर तो वह काम में इतना बिजी रहते कि उसके पास तो एक पल के लिए भी नहीं बैठते, यहाँ तक कि कमरे में भी नहीं आते। और जब भी वो उससे बात करने के लिए जाती तो वह घबरा कर वहाँ से चले जाते। ना जाने वह उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे थे। इसीलिए रजनी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी कि उसका पति उसके साथ जरा सा भी वक्त क्यों नहीं बिताता है। एक सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके शरीर पर बहुत बुरी तरह से नाखूनों के निशान लगे थे। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उस दिन उससे ठीक से चला भी नहीं जा पा रहा था। उसने सोचा कि वो आज उससे इस बात की शिकायत करेगी कि आखिर प्यार करने का यह कौन सा तरीका है। दोपहर के वक्त वह जैसे ही हवेली में आया, वो तुरंत ही उसके सामने पहुंच गई और उन्हें अपने निशान दिखाते हुए कहने लगी कि आपने यह क्या किया। इससे पहले कि वह कुछ कहता कि तभी जमींदार साहब के खांसने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो बुरी तरह से सहम गई और उन्होंने भी अपना सर नीचे झुका लिया। जमींदार साहब ने उससे कहा कि क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है। उसने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उनसे कह रही थी कि यह मुझे डॉक्टर के पास ले चलें। जमींदार साहब कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो मैं डॉक्टर को हवेली पर ही बुला देता हूँ, वह आज तुम्हारा ठीक से इलाज कर देंगे। अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। रजनी चुपचाप वापस कमरे में आ गई। वो यही सोचने लगी कि जमींदार साहब कितने बड़े दिल के इंसान हैं और उसे जरा सी तकलीफ हुई तो उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर को हवेली में बुला दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहिबा आ गईं और उन्होंने उसका चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और अपने पति से कहना कि अभी कुछ दिन तक तुमसे दूरी ही बना कर रखे। उसके बाद वह रजनी को कुछ दवाइयाँ देकर चली गई। उसने सोचा कि आज जब यह रात में लौट कर आएंगे तो मैं इन्हें पूरी बात बताऊंगी कि उनके इस तरह के बर्ताव से मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उसके बाद रात को ना जाने क्यों पर रजनी को बहुत गहरी नींद आ गई और वो उनसे कोई बात ही नहीं कर पाई। अगले दिन जब वो कमरे से बाहर गई तो अचानक ही राजीव उसके करीब आया और उससे कहने लगा कि अब आपकी तबीयत कैसी है। रजनी ने कहा, आपको तो जैसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, लेकिन आपके पास वक्त है जो आप मेरी बात सुने। उसकी बात सुनकर वह कहने लगा कि यह आप क्या कह रही हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो आपकी फ़िक्र हो रही थी, बस इसीलिए मैं आपका हाल पूछने के लिए चला आया। इससे पहले कि रजनी उससे कुछ कहती कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और राजीव को किसी ज़रूरी काम से अपने साथ बुला ले गया। वो वापस अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि यह बड़े ही अजीब हैं। दिन में इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे इन्हें मेरी बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो, लेकिन रात को इन्हें ना जाने क्या हो जाता है कि यह मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं खाते और मेरे साथ इतना बेसब्र होकर यह सब कुछ करते हैं कि मेरा हाल बेहाल हो जाता है। दवा खाने के बावजूद भी इधर रजनी की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी, क्योंकि वो उसके साथ हर रात को वह सब कुछ किया करता था, जबकि डॉक्टर ने तो उसे कुछ दिनों तक पति से दूरी बनाकर रखने को कहा था।
पर रजनी भी क्या करती, वो अपने पति से इस बारे में बात ही नहीं कर पा रही थी कि तभी कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि जमींदार साहब के इकलौते बेटे अपनी पत्नी को लेकर शहर से वापस कुछ दिनों के लिए हवेली आ रहे हैं। इसीलिए उनके स्वागत के लिए हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। कुछ ही देर के बाद एक बड़ी सी गाड़ी से जमींदार साहब के बेटे और उनकी पत्नी उतरे। वो दोनों देखने में बड़े ही शालीन लग रहे थे। सब लोग उनके स्वागत में खड़े हुए थे। फिर वह दोनों उसके पास भी आए और उन्होंने रजनी से नमस्कार किया। उसने भी उन्हें नमस्कार किया। वो सोचने लगी जमींदार साहब के बेटे भी उनकी ही तरह बड़े दिल वाले हैं जो उसे इतना सम्मान दे रहे हैं। कुछ ही दिनों में उसकी जमींदार साहब के बेटे रणवीर की पत्नी रूपा से बहुत अच्छी बनने लगी। वह अक्सर रजनी के कमरे में आ जाती और वो दोनों बैठकर घंटों बातें किया करते। वह बार बार उससे यही सवाल पूछती कि वो अपनी शादी में खुश तो है। रजनी उन्हें कहती कि हाँ, मैं खुश तो हूँ, लेकिन बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मुझे कष्ट होता है। लेकिन यही तो ज़िंदगी है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल वैसा तो नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। उसकी इस बात पर वह उससे पूछने लगती कि आखिर उसे ऐसी क्या तकलीफ है, पर रजनी शर्म के मारे उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती। फिर एक दिन जब रजनी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हुई तो उसका हाल चाल लेने के लिए वह उसके कमरे में आई। उस दिन उनका अपनापन पाकर रजनी जी भर के रोई। वह उससे कहने लगी कि आखिर तुम्हारी तबीयत ठीक क्यों नहीं रहती। तो उसने ना चाहते हुए भी उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन फिर उसे डर लगने लगा कि कहीं इससे उसके पति की नौकरी पर आंच ना आ जाए। वो उनके आगे हाथ जोड़ने लगी कि आप मेरे पति से कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बात का पता चले कि मैंने उनके और अपने बीच की सारी बातें किसी तीसरे को बताई हैं। तभी उसे याद आया कि उसने एक बहुत ही खूबसूरत से मेज पोस्ट पर कढ़ाई की है, जिस पर रजनी ने अपना और राजीव का नाम भी साथ में लिखा है। उसने उसे रूपा दीदी को खोलकर दिखाया। उसकी डिजाइन उन्हें बहुत पसंद आई, लेकिन फिर अचानक ना जाने क्यों उनके चेहरे का रंग सा उड़ गया। रजनी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, अभी तो आपको इसकी डिजाइन बहुत पसंद आ रही थी। इससे पहले कि वह उससे कुछ कहती कि तभी हवेली की नौकरानी हमारे कमरे में आ गई और रूपा दीदी से कहने लगी कि आपको छोटे ठाकुर बुला रहे हैं। यह सुनकर वह वहां से चली गई। उसे समझ नहीं आया कि उन्हें पहले तो मेजपोश की कढ़ाई पसंद आई थी, लेकिन फिर बाद में ना जाने अचानक उनके चेहरे की खुशी कहाँ चली गई। उसी रात नौकरानी उसके लिए दूध लेकर आई। उसने उससे कहा कि तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में इसे पी लूँगी। उसके बाद वह चली गई। जब कुछ देर बाद उसने दूध को देखा तो उसमें मक्खी गिर चुकी थी, इसीलिए उसने उस दूध को उठाकर बाहर खिड़की से फेंक दिया। उसके शरीर में इतनी कमजोरी रहती थी कि उसे रोजाना ही जल्दी नींद आ जाती थी, इसीलिए वो थोड़ी ही देर बाद चुपचाप सोने के लिए लेट गई। तभी राजीव कमरे में आया और उसने रजनी के साथ फिर से वही सब करना शुरू किया। रजनी ने उसे पहले मना किया कि वह यह सब ना करे, लेकिन वह ना जाने क्यों उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जब उसने उन्हें एक बार फिर से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी दोनों टांगें पकड़कर जोर से खींची, जिससे वह बुरी तरह से घबरा गई और कमरे की लाइट जला दी। पर कमरे की लाइट जलाते ही रजनी के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि सामने उसका पति राजीव नहीं बल्कि जमींदार साहब थे। उसने तुरंत ही अपना सर चुनरी से ढका और उसने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे पति राजीव कहाँ हैं। तो वह कहने लगे कि वह तो अपने काम पर गया है, और फिर वह कहने लगे कि तुमने आज दूध नहीं पिया। रजनी ने उनकी तरफ हैरानी से देखा तो वह मुस्कुराकर कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, देखो अगर तुम इस सारे ऐसो आराम को चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ चुपचाप वैसा करो। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर वो दंग रह गई, लेकिन वो समझ चुकी थी कि वह उससे क्या चाहते हैं। उसने उनसे कहा कि अगर आप अभी के अभी मेरे कमरे से निकल कर नहीं गए तो मैं चिल्ला चिल्ला के पूरी हवेली के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर लूँगी। उसकी बात सुनकर वह बड़े ही रौबदार तरीके से जोर जोर हंसने लगे कि तुम्हें लगता है कि इस पूरी हवेली में
में कोई भी ऐसा है जो मेरा विरोध करेगा? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही वह रजनी के ऊपर बुरी तरह से टूट पड़े और वो जल बिन मछली की तरह छटपटाने लगी कि तभी किसी ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी और जमींदार को गिरेबान से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा। रजनी ने तुरंत ही अपने कपड़े ठीक किए और बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। तभी उसने देखा कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जमींदार का बेटा रणवीर था। रूपा दीदी ने तुरंत ही उसे दुपट्टा उड़ा दिया। वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी ही देर के बाद हवेली के आंगन में वो रणवीर जी, रूपा दीदी, वह जमींदार और रजनी का पति राजीव खड़े हुए थे। रणवीर जी अपने पिता से चिल्लाकर बोले कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बाप ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। आपने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी चाल चली। आपको जरा भी शर्म नहीं आई एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए? उसके बाद वह राजीव यानी कि उसके पति की तरफ देखकर चिल्लाने लगे, और तुम भी मेरे बाप की इस करतूत में शामिल थे। लेकिन रजनी का पति हक्के बक्के होकर रणवीर जी की तरफ देख रहा था। इधर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी कि क्या उसके ही पति ने जमींदार को उसके पास भेजा था। अब तो उसे अपने पति से नफरत सी होने लगी थी। तभी उसका पति रणवीर जी से कहने लगा कि ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रणवीर जी ने कहा, क्या सच में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, या फिर तुम भी मेरे सामने नासमझ बनने का नाटक कर रहे हो? राजीव कहने लगे कि आप जो कुछ भी कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रणवीर जी ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पिता ने तुम्हारी तस्वीर दिखाकर रजनी से धोखे से तुम्हारे नाम पर खुद शादी कर ली? रणवीर जी के मुंह से यह बात सुनकर रजनी के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसने तुरंत ही रणवीर जी की तरफ फटी हुई आंखों से देखा तो वह उसकी ओर देखकर कहने लगे, हाँ रजनी, तुम्हारी शादी राजीव जी से नहीं बल्कि मेरे बाप से हुई थी। रजनी ने कहा, लेकिन मेरी मामी ने तो मुझे राजीव की तस्वीर दिखाई थी। यह बात सुनकर राजीव जी भी हक्के बक्के रह गए। फिर वह कहने लगे, इसका मतलब जमींदार साहब ने मेरी वह तस्वीर मुझसे इसलिए मांगी थी? रणवीर जी तुरंत ही अपने पिता पर जोर से चिल्लाए और कहने लगे कि अब आप सारी सच्चाई खुद बताएंगे या नहीं? अपने बेटे की गरजती हुई दहाड़ सुनकर जमींदार थोड़ी देर के लिए कांप गया और फिर वह कहने लगा कि हाँ, मैंने रजनी से शादी करने के लिए यह सारा खेल रचा। दरअसल मैं दोबारा शादी करना चाहता था और मेरी यह इच्छा थी कि मुझे एक कम उम्र की लड़की मिले, लेकिन मेरी उम्र देखकर कोई भी कम उम्र की लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर जब मैंने मेरे रिश्ते की बात रजनी की मामी से चलाई तो वह भी यही कहने लगी कि रजनी को जब यह पता चलेगा कि उसकी शादी एक इतने बूढ़े इंसान से हो रही है तो वह हरगिज़ भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। फिर मेरे दिमाग में यह योजना आई कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि रजनी को किसी जवान लड़के की तस्वीर दिखा दूं और खुद दूल्हे की जगह पर बैठ जाऊंगा, और इस काम के लिए मेरी नज़र में राजीव से बेहतर लड़का और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि वह देखने में भी बहुत खूबसूरत नौजवान है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था। साथ ही साथ वह एक सीधा इंसान था। मैंने सोचा कि अगर कभी उसे इस सच्चाई के बारे में पता भी चल गया तो वह मेरा कर ही क्या लेगा। इस वजह से मैंने शादी से पहले उससे कहा कि वह यही हवेली में आकर रहे, क्योंकि हवेली बहुत बड़ी है। अगर वह यहीं रहेगा तो और भी अच्छे से काम कर पाएगा। उसके बाद मैंने इस योजना में रजनी की मामी को भी शामिल कर लिया। इसके बदले में मैंने उसे मोटी रकम दी और वह खुशी खुशी इस सब को करने के लिए तैयार हो गई, और उसने रजनी को राजीव की तस्वीर दिखाते हुए उसके बारे में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थीं वह भी सब बता दी, ताकि रजनी तुरंत ही इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए
और फिर ऐसा हुआ भी। शादी के बाद से रोज रात को मैं अपनी नौकरानी के हाथों नशीला दूध रजनी को पिलवा देता था। इसीलिए दूध पीने के बाद वह इतनी गहरी नींद में सो जाती थी कि उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके साथ यह सब करने वाला मैं हूँ या फिर राजीव। जमींदार की सारी बात सुनने के बाद राजीव जी कहने लगे कि इसीलिए रजनी जी मेरे पास बार बार आकर उस तरह की बातें करती थी और मैं समझ ही नहीं पाता था कि वह मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। जब रजनी के सामने भी पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी, उसे भी अब समझ आ चुका था कि इसीलिए ऐसा था कि जो राजीव दिन में उसकी फिक्र करता, उसे रात में उसकी कोई परवाह ही नहीं होती थी, क्योंकि रात में उसके साथ वह सब करने वाला राजीव नहीं बल्कि जमींदार था। रजनी अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो तो यही सोचती थी कि शायद अब उसकी किस्मत बदल चुकी है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बुरी किस्मत ने उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा था। उसके साथ किस्मत ने ही नहीं बल्कि उसके खुद के सगे मामा मामी ने भी रुपयों के लालच में इतना बड़ा धोखा किया था। रणवीर जी ने जमींदार से कहा कि अब वह रजनी को एक पल के लिए भी इस गांव में नहीं रहने देंगे, क्योंकि अभी तक उनको यही लग रहा था कि शायद रजनी ने उनके पिता से अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन आज जब रजनी ने रूपा दीदी को अपने और अपने पति का नाम मेज पोस्ट पर कड़ा हुआ दिखाया, तब उन्हें इस हकीकत का अंदाजा हुआ कि रजनी के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। रूपा दीदी ने कहा कि जब मैंने मेजपोश पर रजनी के साथ राजीव का नाम देखा और उसके मुंह से सुना कि उसने अपने पति का नाम अपने साथ में लिखा है, तो यह देखकर वो दंग रह गई थी। इसीलिए मैंने तुरंत ही जाकर अपने पति को बताया कि आपके पिता ने कितनी बड़ी साजिश इस बेचारी लड़की के साथ की है। रणवीर जी ने कहा कि रजनी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मेरे पिता ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उस किए हुए को मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे आगे की ज़िंदगी बेहतर कटेगी और इस नर्क से मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा। अपने पिता की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जब जमींदार ने रणवीर की यह बात सुनी तो वह उस पर चिल्लाने लगा। तो रणवीर जी ने जमींदार से कहा कि अब अगर आपने एक भी गलत कदम उठाया तो मैं आपकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दूंगा, और याद रखिएगा मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर भी चला जाऊंगा। यह सुनकर तो जमींदार को गहरा धक्का लगा और वह उदास होकर चुपचाप वापस हवेली के अंदर चला गया। रूपा दीदी रजनी को सांत्वना देते हुए अपने साथ ले जाने लगी कि तभी पीछे से राजीव ने उन तीनों को रोक लिया। वह कहने लगे कि यह सब जो कुछ भी उसके साथ हुआ, मुझे सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ। मुझे नहीं पता कि आप रजनी की किस्मत का आगे क्या फैसला लेंगे, लेकिन रणवीर जी, आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल इतने दिनों में मैं रजनी की परेशानी तो देख रहा था, लेकिन क्योंकि मैं एक अदना सा नौकर था जिस वजह से कुछ भी नहीं कर सकता था, पर मुझे उसके दर्द से सहानुभूति थी और धीरे धीरे मैं उसे कब प्यार करने लगा मुझे खुद भी पता नहीं चला। इसीलिए मैं रजनी का हाथ थामना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ और उसे जीवन की तमाम खुशियाँ देना चाहता हूँ जो उसे आज तक नहीं मिली, ताकि वह अपने जीवन के हर दर्द को भूल जाए। राजीव की यह बात सुनकर रणवीर जी बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, रजनी, क्या तुम भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो? रजनी ने उनसे कहा कि मैंने तो आज तक राजीव को ही अपना पति माना था, लेकिन आज जब मुझे सच्चाई पता चली तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। लेकिन अगर वह सच में मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। 3 दिन के बाद ही रजनी और राजीव की धूमधाम से शादी हो गई और रणवीर जी ने उन दोनों को उसी दिन विदा करके शहर भेज दिया, जहां पर उन्होंने उनके रहने की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। साथ ही राजीव जी को उन्होंने अपने एक दोस्त के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में बड़े ही अच्छे पद पर काम पर लगवा दिया था। आज रजनी राजीव के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है और अपने अतीत के जख्मों को धीरे धीरे भूल रही है। दोस्तों,
कभी कभी पराये लोग अपनों से भी ज़्यादा हमारे काम आते हैं। अपने तो कई बार हमारे दिल को ऐसी ठेस पहुंचाते हैं जिसे हम जिंदगी भर भूल नहीं पाते। हम पूरी जिंदगी खून के रिश्ते को निभाने में अपनी जान लगा देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस दुनिया में सबसे ऊपर जो रिश्ता है वह इंसानियत का है। इसीलिए अपने अंदर की इंसानियत को कभी भी आप मरने नहीं दीजिए, ताकि वह रिश्ता आप अपने सगे संबंधियों से भी अच्छे से निभा सकें और किसी दूसरे के भी काम आ सकें। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।